हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था से यहाँ पे चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर देखिए, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर से संबंध हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, इस चैप्टर का जो रोल है वो आपके मेंस एग्जाम में है, यानी मेंस एग्जाम में जब प्रश्न लिखने के लिए आता है संविधान के ऊपर कोई प्रश्न, यानी पूछा जाता है कि भाई संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें अवगुण हैं, क्या इसमें तुलनात्मक अध्ययन करना है, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तब ये जो है बातें जो है वहाँ पे काम आती हैं। तो हमारे लिए जानना आवश्यक है, परम आवश्यक है, यानी हम जिस संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत परम आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है और क्या क्या डिस्कस करना है हमें यहाँ पर। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अब तक रूरल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें ताकि तमाम नए अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक चैनल के बारे में पता नहीं है और ना ही उन्हें लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी चल रही है उसके बारे में अभी नहीं पता है। देखिए, एक कॉमन प्रॉब्लम आप लोगों के अंदर मैंने देखी गई है। कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर पॉलिटी के नोट्स कैसे बनाएं, जबकि मैं पॉलिटी के नोट्स के लिए साथ ही साथ अंडरलाइन भी कर देता हूं, पॉइंट भी डाल देता हूं ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए बातें। लेकिन फिर भी मुझसे बार बार पूछते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये लाइन लिखनी है, वो लाइन लिखनी है। मैं अंडरलाइन करके तुरंत पॉइंट डाल देता हूं वहां पे। इसका मतलब ये होता है कि वो आपके लिए नोट्स फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बोलने वाला होता है तुरंत बोल देता हूँ, लेकिन फिर भी आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो ये आपका फॉल्ट है। कोशिश कीजिए, बन जाएंगे नोट्स। ऐसा नहीं है कि आपने इतने दिन से बनाते आ रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री वाले नोट्स बनाए हैं आपने, तो पॉलिटी में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात करते हैं अब संविधान की विशेषताओं की, यानी इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं, तो ये सब बातें पहले जानेंगे। तो इसी क्रम में आपकी जो पहली हेडिंग है, यानी सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए, भारतीय संविधान अगर हम देखें तो ये भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए, विश्व में संविधान जो है वो दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं। एक तो होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित, यानी जिसका कोई जैसे कॉपी के रूप में या लिखित ना हो, लेकिन अलिखित वाला भी लिखित ही होता है। एक तरह से उसकी धारणा चली आ रही है कि अलिखित है, लेकिन अलिखित नहीं होता है, वो लिखित ही होता है। वो मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल अभी बताऊंगा कैसे होता है। जैसे लिखित में आ जाएगा आपका अमेरिका का संविधान है, लिखित माना जाता है। अलिखित में ब्रिटेन का संविधान। देखिए, ब्रिटेन के संविधान की अलिखित बोला तो जाता है, लेकिन जो मूल कॉपी है वो अभी भी महारानी विक्टोरिया, यानी महारानी का जो है, यानी अभी जो महारानी है वर्तमान में, उनके यहाँ रखी रहती है मूल कॉपी। तो उसे लोग अलिखित अलिखित चला आ रहा है, बट लेकिन वो लिखित ही है। ठीक है, यानी कि उसमें जो कानूनों का संग्रह वगैरह है वो पूरी तरह से वहां पर कॉपी रखी हुई है ऑलरेडी। लेकिन अलिखित क्या था कि पहले के टाइम में इनका जो संविधान था वो लिखित रूप में नहीं था, इसलिए वो वर्ड है अलिखित, वो चला आ रहा है अब तक। ठीक है, तो संविधान दो वर्गों में होते हैं, यानी लिखित और अलिखित। यहां पर आपने जान लिया लिखित किसका है और अलिखित किसका है। अब बात करते हैं थोड़ा भारत के संविधान की। देखिए, भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, मूल रूप से जब 1949 में संविधान की प्रस्तावना तैयार हुई थी तब इसमें 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में विभक्त थे, और यहाँ पे 8 अनुसूचियां थी। यानी कि सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे कि मूल रूप से जब 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना तैयार हुई थी तब यहाँ पे कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे जो कि 22 भागों में विभक्त थे और 8 अनुसूचियां थी। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यहाँ पर वर्तमान में 2016 में जो प्रस्तावना है इसमें 465 अनुच्छेद हैं और जो कि 25 भागों में विभक्त हैं, और यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, यानी कि अभी वर्तमान में अगर देखें तो अभी हमारे यहाँ वर्तमान में 2016 की प्रस्तावना के अकॉर्डिंग 465 अनुच्छेद हैं और जो कि 25 भागों में विभक्त हैं, और यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश का संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो सबसे लंबा लिखित संविधान होने के काफी सारे रीजन थे। पहला रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मौखिक रूप से आप सुन लीजिए। पहला रीजन तो इसमें यह था कि भौगोलिक कार्ड आपको पता ही है कि कोई भी भारतीय, यानी भारत जो विविधताओं का देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, चाहे वो जनजाति विविधता हो, भाषाई विविधता हो, जातिगत विविधता हो, धार्मिक आधार पर विविधता हो, तो ऐसे में ये संविधान यानी सभी जातियां, सभी धर्मों को, सभी जो हैं मजहब, सबको संतुष्ट करने वाला संविधान बनाया गया। तो अब इसी बात है, जब सभी को यहाँ पे समेटा जाएगा तो यहाँ पे लंबा हो ही जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह थी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसका बहुत कुछ प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, यानी मोस्टली बहुत सारी चीजें उसकी यहाँ पे रख दी गई हैं। तीसरी बात यह थी उस समय जम्मू कश्मीर कुछ राज्य ऐसे थे जिनका खुद का संविधान था, इसकी वजह से भी अड़चने आई, तो उन्हें विशेष प्रावधान देने के चक्कर में यहाँ पर ये संविधान जो है लंबा हो गया है। ठीक है, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि संविधान सभा बनाने वाले लोग जो थे वो कानूनी सलाहकार थे सब, यानी कानून के विशेषज्ञ थे। तो उनका मानना यह था कि संविधान ऐसा बनाया जाए जो कानूनी रूप से वैलिड हो, कानूनी रूप से सभी को जो है सभी अधिकार प्राप्त करवाए। इसलिए संविधान जो है यहाँ पे लंबा चौड़ा बना है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, वही लिखने हैं जो मैंने अंडरलाइन कर दिए ऊपर, और बाद बाकी में समझाता जा रहा हूँ। ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ पे विभिन्न स्रोतों से विहित। सेकंड पॉइंट आपका, सेकंड हेडिंग यही है कि विभिन्न स्रोतों से विहित मतलब क्या है कि विभिन्न स्रोतों को हमने यहाँ पर देखने के बाद, जांचने के बाद, परखने के बाद अपने यहाँ का संविधान लिखा है। ये तो वही बात हो गई, ऐसे जैसे आपको नोट्स बनाने को दे दिए जाए तो आप नोट्स के लिए क्या करते हैं कि कुछ नोट्स आप स्टडी विद मयंक से लेते हैं, कुछ नोट्स आप कहीं और से लेते हैं और ऐसे करके अपना खुद के नोट्स प्रॉपर वे में तैयार कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो संविधान निर्माता थे तो उन्होंने हर देश के संविधान में कुछ ना कुछ अच्छी बातें उन्हें लगी जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में एकदम अच्छी तरह समायोजित हो जा रही थी, तो उन्होंने वो बातें उठा ली हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो जो देशों की जो अच्छी बातें थी और जो हमारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रही थी, तो वो बातें उन्होंने उठा ली, वो चीज़ें उन्होंने उठा ली। ठीक है, इस बात को लेकर भी काफ़ी मतभेद हुआ लोगों में। लोगों ने कहा कि भाई आपने पूरा पूरा कॉपी कर दिया है, आपने कुछ भी नया नहीं रखा है। लेकिन फिर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये लिखा है कि हमने भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ है वो विश्व के विभिन्न संविधानों को हमने छानने के बाद किया है। इन्होंने इस प्रकार का जो है कथन भी कहा है। ठीक है, और दूसरी बात यह है यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर संविधान का जो भाग देखें, संविधान का अगर दार्शनिक भाग देखें तो दार्शनिक भाग में यहाँ पर आ जाती हैं दो चीज़ें, मौलिक अधिकार आती हैं और डीपीएसपी आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आ जाते हैं। तो ये दोनों जो भाग हैं, ये एक भाग लिया गया यानी मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से, और डीपीएसपी जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं राज्य के, ये आयरलैंड से प्रेरित है। वहीं संविधान का जो संघीय सरकार का सिद्धांत है और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध है, इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप नोट कर लेना, पहला पॉइंट, डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट यहां नोट करेंगे आप, संविधान का दार्शनिक भाग यानी कि मौलिक अधिकार अमेरिका से और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से प्रेरित हैं। इस तरह से लिख लीजिए सेकंड पॉइंट कि संविधान का दार्शनिक भाग यानी कि मौलिक अधिकार अमेरिका से और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से प्रेरित हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट इसमें नोट करेंगे आप, जो भारतीय संविधान है यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो राजनीतिक भाग है, राजनीतिक भाग में आ जाता है इसका संघीय पार्ट आ जाते हैं, संघीय सरकार आ जाती है, इसके सिद्धांत आ जाते हैं और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध आ जाते हैं। इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो आपका लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ये थर्ड पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, यानी कि इसके अलावा जो आपका यहाँ पे संविधान का राजनीतिक भाग है उसका अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये आपका थर्ड पॉइंट है। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर यानी अब रूस है, यानी कि सोवियत संघ जिसे बोलते थे किसी टाइम पर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इन देशों से भी संविधान के कुछ पार्ट लिए गए हैं। हम आगे चल के लिखवा देंगे प्रॉपर वे में क्या क्या लिया गया है जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपने सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि अब अगली बात करते हैं यहाँ पे नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, यानी कि एकदम मीडियम मान सकते हैं, यानी कि या ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है। लचीले का मतलब क्या होता है कि ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई भी सरकार सत्तारूढ़ सरकार आए और पूरा संविधान ही बदल दे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि संविधान इतना कठोर हो कि किसी व्यक्ति की अपने जो कोई भी मौलिक अधिकार हैं, कोई भी जो अधिकार उसे प्रदत्त किए गए हैं उनको जो है एकदम कठोरता ढंग से लागू करवाए, ऐसा भी नहीं है इसमें। ठीक है, एक लचीला रखा गया है। ठीक है, लचीला प्रावधान रखा गया है। तो पहला पॉइंट इसमें नोट कर लेना, भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि है दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रावधान रखा गया है, अगर लचीलेपन की अगर बात करें हम, लचीलापन लचीला भी नहीं है और ना ही जो कठोर है, तो इसमें अनुच्छेद 368 दिया गया है, जिसके तहत क्या है संविधान में संशोधन का प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 368 संविधान में भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान करता है। तो सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान है। वो दो तरह के कौन कौन से हैं, अब देखिए बात करते हैं दो तरह के प्रावधानों में। देखिए पहला प्रावधान तो यहाँ पर ये है, यानी कि इसका सेकंड का पहला सब पॉइंट कि कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कुछ जो उपबंध है, यानी कुछ चीज़ें संविधान में ऐसी आ जाती हैं जिन्हें हमें बहुत विशेष बहुमत नहीं चाहिए होता है, यानी इसके लिए हमें कोई पूरा देश का बहुमत नहीं चाहिए होता है। कुछ अपने संसद में जो सत्तारूढ़ पार्टी है और जो अन्य दल हैं उनकी सहायता से हम कर सकते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें, यानी सेकंड सब पॉइंट कि अगर हमें कुछ विशेष कार्य करना है, यानी कुछ बहुत ही बड़ा कार्य करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक प्रावधान और किया गया है, संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, यानी दोनों ही कंडीशन लगा दी हैं।
अगर आपको कोई हल्का लचीला सा अगर यहाँ पे आपको कोई सुधार करना है तो आप संसद में विशेष बहुमत से उसे कर सकते हैं सुधार। और आपको कोई विशेष सुधार करना है तो उसके लिए क्या चाहिए कि संसद में विशेष बहुमत तो हो ही, इसके अलावा जो कुल राज्य हैं उनका आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक है। ऐसा प्रावधान बनाया गया है। ठीक है, तो ये सेकंड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथी हेडिंग आपकी ये है, यानी कि इसमें चौथी हेडिंग ये है कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। यानी कि यहाँ पर जो भारतीय संविधान है ये एक ओर झुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे अमेरिका का संविधान में क्या है कि अमेरिका के संविधान में जो राज्य हैं, यानी अमेरिका में 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट से मिलकर जो देश बना है, 50 स्टेट से मिलकर देश बना है। तो अमेरिका में क्या है कि केंद्र का तो अपना संविधान है ही, साथ ही साथ उनके राज्यों का भी अपना अलग अलग संविधान है, यानी राज्यों के अपने अपने नियम कायदे अलग अलग हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर भारत में एक सशक्त केंद्र है, ठीक है, एक सशक्त संविधान है जो समूचे देश में समूचे राज्यों में लागू होता है। एकल नागरिकता है, यानी अमेरिका की तरह यहाँ पे डुअल नागरिकता नहीं है, यानी कि राज्य की नागरिकता और देश की नागरिकता अलग अलग नहीं है। ठीक है, उसके अलावा संविधान का लचीलापन है। एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि न्यायपालिका अगर हम देखें न्याय का जो स्वरूप है वो भी एकीकृत है। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ही यहाँ पे सर्वोपरि है। ऐसा नहीं है कि राज्यों के अलग न्यायालय हो, राज्यों के कानून अलग हो और जो संघ का कानून है वो अलग हो, ऐसा भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर एकात्मकता की ओर झुकाव है, यानी अगर हम सिस्टमेटिक रूप में हम प्रोसीजर देखें तो पूरी तरह से यहाँ पे एकात्मकता की ओर झुकाव है। कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं है प्रावधान जो ये कहे कि हम बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है जो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 1 है, यानी वो ये कहता है, यानी कि जो भारत है, यानी भारत का उल्लेख वो उसने कहा है राज्यों का संघ है ये। और राज्यों का संघ से अभिप्राय ये है कि इसने ये कह दिया, स्पष्ट कर दिया है कि जो भारतीय संघ में जो राज्य शामिल हुए हैं वो इनके बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि जो राज्य हैं वो इससे अलग भी नहीं हो सकते, यानी किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। यहाँ पे ये दोनों ही बातें इन्होंने कही हैं। तो इसमें आप चौथे पॉइंट में आप नोट करेंगे, जैसा मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर नोट करेंगे कि भारतीय संविधान में एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एक नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एक एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, का प्रावधान दिया गया है। क्या प्रावधान दिया गया है, बात बाकी इत्यादि का प्रावधान दिया गया है, इस तरह से लिख लीजिए, इत्यादि का प्रावधान दिया गया है। सेकंड पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, यहाँ पर आप अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। ठीक है, राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। सेकंड का सब पॉइंट, इसके दो अभिप्राय हैं। ठीक है, सेकंड का सब पॉइंट का पहला सब पॉइंट यहाँ पर ये पहला अभिप्राय क्या है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। सेकंड सब पॉइंट सेकंड का कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये दोनों बातें आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखिए बात करते हैं अगले जो हेडिंग आएगी वो 5वीं हेडिंग आपकी यही है कि सरकार का संसदीय स्वरूप है, यानी कि भारत की सरकार जो है वो संसदीय व्यवस्था यहाँ पे व्याप्त है, यानी संसद बैठती है, यानी कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं संसद में और वो डिसीजन करते हैं, वो यानी कि उनकी सब सहमति से कोई भी नियम कानून कायदे सब तैयार होते हैं। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सत्तारूढ़ कोई राजा राजतंत्र हो जो सत्तारूढ़ यानी सत्ता में आ जाए अपनी रूढ़वादी परंपरा को लोगों पर थोपे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग चाहते हैं तो 5 साल बाद जो है कैंडिडेट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे संसदीय स्वरूप है, कहने का मतलब ये है। तो संसदीय व्यवस्था जो है वो कार्यपालिका के और विधायिका के मध्य एक समन्वय सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पे कि संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है, आधारित है। जबकि जो अध्यक्षीय प्रणाली है, अध्यक्ष वाली प्रणाली होती है, अमेरिका में है अध्यक्ष वाली प्रणाली जो है, ये दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि शक्तियों का विभाजन वहां पर क्यों है, क्योंकि वहां राज्यों के अलग संविधान है, केंद्र का अलग संविधान है, इसलिए वहां पर शक्तियों का विभाजन किया गया, अध्यक्षीय प्रणाली है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में संघीय प्रणाली है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट मैंने बता दिया है, ये नोट कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली जो है दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और जान लेते हैं। जो संसदीय प्रणाली है भारत की उसको वेस्टमिंस्टर कहा गया है। यानी वेस्टमिंस्टर का मतलब क्या होता है? वेस्टमिंस्टर एक जगह है ब्रिटेन में जहां पर ब्रिटेन की संसद स्थापित है और यहाँ पे ब्रिटेन में जो संसद होती है वो आकर यहाँ पे आसीन होते हैं, यानी कि यहाँ पर बैठते हैं। यानी ब्रिटेन जो वेस्टमिंस्टर है लंदन में एक स्थान है जहाँ ब्रिटिश संसद है और अक्सर जो इस वेस्टमिंस्टर है, वेस्टमिंस्टर का शब्द का प्रयोग जो है ब्रिटिश जो ब्रिटेन के सांसद हैं उनको संदर्भित करने के लिए लगा दिया जाता है वेस्टमिंस्टर।
ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट यही नोट करेंगे कि संसदीय प्रणाली को सरकार के बेस्ट मिनिस्टर रूप यानी उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एक जो मंत्रिमंडल की सरकार है और उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पर जो है यानी वास्तविक नाम मात्र कार्यपालिकाओं की उपस्थिति, जैसे बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, विधायिका की समिति कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। तो ऐसे तमाम प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर हम देखें तो भारतीय संसद जो है वो ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यानी ब्रिटेन की संसद में क्या होता है, ब्रिटेन की संसद में तो वहाँ पर उनके उत्तराधिकारी होता है, जबकि भारतीय संसद में उत्तराधिकारी वाला प्रावधान नहीं है। यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो निर्वाचित होकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संसदीय स्वरूप जो है वो निर्वाचन पर आधारित है अपना। ठीक है, और संसदीय स्वरूप का लाभ यही होता है कि हमें अगर किसी कैंडिडेट पर डाउट है, किसी कैंडिडेट को हम फेवर का नहीं है, चेंज करना चाहें, तो हमारे पास पर्याप्त समय यानी अगले साल अगले चुनाव में हम उसे हटा भी सकते हैं। संसदीय स्वरूप का ये सबसे अच्छा उदाहरण होता है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं अगली हेडिंग। यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी इसी क्रम में आ जाएगी, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो अक्सर करके कभी कभी राज्यों को फटकार लगाता है। जैसे अभी हाल में ही राज्यों में आपने अखबार में देखा होगा कि जो है केंद्र सरकार ने यूपी सरकार को फटकार लगाई कि भाई आप क्या कर रहे हैं, देश में राज्य में क्राइम बढ़ता जा रहा है और कहाँ हैं आप। इस तरह का आपने न्यूज में यानी न्यूज़पेपर वगैरह में देखा भी था आर्टिकल। तो ये जो स्थितियां होती हैं, यानी कभी कभी आपको भी लगता होगा कि क्या देश में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है या संसद सर्वोपरि है, यानी कि विरोधाभास वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, यानी हम समझने के लिए बड़ा विरोधाभास वाली स्थिति आ जाती है। अगर हम अपने संविधान को उठा कर देंगे तो संविधान का ढांचा इस प्रकार का है, ना तो यहाँ संसद को सर्वोच्च बनाया गया है और ना ही जो है सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय अपनी मनमानी करता रहे, जो चाहे वो अपना नियम पारित करता है, ऐसा भी नहीं है। और ना ही ऐसा है कि संसद जो चाहे वो अपनी मनमानी कर सके। यानी यहाँ पर दोनों में यानी संसदीय संप्रभुता में और जो न्यायिक सर्वोच्चता है दोनों में बैलेंस बना के रखा गया है। यानी दोनों के अंदर एक बैलेंस रखा गया है ताकि दोनों की जो हित हैं वो आपस में टकराएं ना, और अगर टकराने वाली स्थिति क्रिएट होती है तो उसका जल्दी से जल्दी निस्तारण भी हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वोपरि हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन ही सबसे ऊपर हो जाएंगे, तो फिर संसद की और जो विधायक वगैरह इनकी जरूरत क्या रह जाएगी। सब लोग सर्वोच्च न्यायालय से सब कुछ आदेश जारी करवा लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ कर लेगा। ठीक है, तो इसके लिए संविधान निर्माताओं ने यहाँ पे बैलेंस रखा है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कि एक बैलेंस रखा है ताकि दोनों के हित ना टकराएं। यानी कि जब भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि भाई संसद डामाडोल हो रही, संसद की कार्यप्रणालियां वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो रही हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो न्यायालय वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो स्थिति संभाल लेता है। वहीं अगर सर्वोच्च न्यायालय में कोई स्थिति डामाडोल होती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, संसद उठकर सामने आ जाती है। जैसे अभी लास्ट ईयर एक केस हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जो है बाहर आए थे, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि भाई सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायकारिता है वो खतरे में है। इस प्रकार का उन्होंने जो बयान दिया था, जिससे देश में उथल पुथल मच गई थी। तो ऐसी स्थितियां तमाम बार क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसे में बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ दोनों को ही संतुष्ट करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, यानी किसी का भी रोल कम या ज्यादा नहीं है, ना ही ऐसा है कि कोई एकदम ये कहे कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। ठीक है, यानी बैलेंस पर रखा गया है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर। देखिए संसद की संप्रभुता का जो नियम है वो ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि जो न्यायालय की यानी न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। संसद की संप्रभुता यहाँ पर हमारे यहाँ कहाँ से ली गई है, ली गई है ब्रिटिश संसद से ली गई है। और जो हमारा न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सर्वोच्चता सिद्धांत वो कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है, और वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो भारत में यहाँ पर यानी कि थोड़ा भिन्न है स्थिति। भिन्न कैसे? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा है, शक्ति है, वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। यानी अमेरिका में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन जो होता है वो वहां की प्रेसिडेंट पर भी मान्य होता है। प्रेसिडेंट के लिए जो आदेश जारी कर देगा वो सबके लिए मान्य होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा स्थिति नहीं है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। यानी कुछ स्थितियों में जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां सीमित कर दी गई हैं। जैसे अभी हाल में आपने देखा होगा राम मंदिर पर अभी डिसीजन आया है। ठीक है, अभी राम मंदिर पे आपने देखा, तो राम मंदिर के संदर्भ में आपने सुना भी होगा, अखबार वगैरह में देखा भी होगा कि मान लो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फेवर में नहीं रहेगा तो सरकार क्या करेगी, सरकार क्या कर सकती है। तो जो आपने सुना है, एक जो द्वारिका का मंदिर है, यानी द्वारिका, गुजरात में द्वारिका पड़ती है, द्वारिका का जो मंदिर बनवाया गया था, आजादी के बाद बनवाया गया था, वो संसद के द्वारा एक अध्यादेश पारित करके बनवाया गया था। ठीक है, यानी वहां पर भी थोड़ा विवाद था शुरुआत में, जो जवाहरलाल नेहरू का योगदान उसमें अच्छा खासा रहा है, जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल का योगदान रहा है, आपने पढ़ा भी होगा।
और नहीं पढ़ा है तो आप बिपिन चंद्रा की जो आज़ादी के बाद भारत की जो किताब है उसमें आप अच्छे खासा आर्टिकल लिखा है उसके बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो उसमें भी ऐसे ही प्रावधान था उस समय ये लग रहा था कि भाई सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थिति संभाल नहीं पाएगा, तो ऐसे में संसद से अध्यादेश पारित करके वहाँ का जो द्वारिका में जो मंदिर है वो बनवा दिया गया था। ठीक इसी प्रकार यहाँ यूपी में भी था। यूपी में अगर एंड में ये लगता सरकार को कि भाई ये चीज़ें जो है स्थिति से बाहर जा रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय इनमें कंट्रोल नहीं कर पाया, सर्वोच्च न्यायालय या फिर न्याय देने में देरी कर रहा है, तो संसद से अपना अध्यादेश जारी करवाकर, अध्यादेश पारित करवाकर सर्वसम्मति से यहाँ पर मंदिर बनवा देते, मंदिर या मस्जिद जो भी बनवाना चाहते हो बनवा सकते थे, ठीक है। तो ये इस बात का द्योतक है, इस बात का सूचक है कि जहाँ पर अपने भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो समीक्षा शक्ति है वो अमेरिका की तुलना में कम है, ये इस बात का द्योतक है। ये मैंने एग्जाम्पल आपके सामने क्यों रखा, यानी कि मैंने 1950 का जो एग्जाम्पल था द्वारिका की मंदिर का वो भी मैंने रखा आपके सामने, वर्तमान में जो आपको जो सिनेरियो घटित वर्तमान में घटनाक्रम घटित हुआ वो भी रखा आपके सामने, ताकि आपको चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो सकें, ठीक है, यानी कहीं भी विरोधाभास ना रहे। हमारी माइंड में जो जितनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उतना ही बेहतर रहेगा। मैं एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए देता हूँ, देखिए यहाँ पे समझ जितना लेंगे आप उतना ही आपको एग्जाम में फायदेमंद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रक्रिया और की गई है, यहाँ पे ये कहा गया है थर्ड पॉइंट में, ऐसा इसलिए कहा गया है, यहाँ पे सेकंड का सब पॉइंट बना लीजिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, यानी विधि जो कह देगी, यानी जो कानून जो कह देगा वही नियत है, ठीक है। जबकि भारतीय संविधान ये कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। दोनों में डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। विधि द्वारा स्थापित का मतलब क्या है कि यहाँ पर सब कुछ जो कुछ होगा वो कानून के दायरे में रहकर होगा, कानून से अलग हटकर इतर हटकर नहीं होगा। जबकि अमेरिका का संविधान जो कहता है कि कानून जो आदेश कर देगा, जो नियत प्रक्रिया बना देगा वही हमारे लिए सर्वमान्य है। जबकि भारत में थोड़ा स्थिति उलट है, भारत में ये कहता है कि नहीं, हमारा जो कानून के दायरे में हमारी जो चीज़ें सही होंगी वही सही होंगी, यानी कानून के दायरे में रहकर हम चाहे इलीगल से काम को भी लीगल बता दें वो भी सही होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। तो सेकंड का सब पॉइंट आप नोट कर लेना। आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसी क्रम में आपने छठी हेडिंग नोट कर ली है। अब सातवीं हेडिंग है आपकी इसी क्रम में, ये है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका मतलब क्या है, देखिए एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है कि समूचे देश में एक ही संविधान लागू होता है, एक ही कानून बने हुए हैं, यानी कि एक ही कानून का स्वरूप भी एक ही है, कानून सबके अलग नहीं है कि मान लो यूपी का कानून अलग हो, राजस्थान का कानून पूरा अलग हो, ठीक है। हाँ, कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे अभी आपका जैसे जो चाइल्ड, यानी जैसे चाइल्ड जो होते हैं, यानी चाइल्ड के साथ कोई भी दुर्घटना घटित हो रही थी, जैसे चाइल्ड गर्ल के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो हर राज्य ने अपना अपना पारित करवाया कि किसी ने कहा कि भाई तत्काल फांसी का प्रावधान हो, इसमें ऐसे कोई केस अगर देखने को मिले, वो चीज़ें कुछ अलग हैं, ठीक है, वो अलग से आ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। लेकिन अगर हम समग्र रूप में बात करें, समग्र रूप में जो न्याय का तरीका है, न्याय की जो विधि है वो समूचे देश में एक स्वरूप से लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर आप, इसी में भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और उसके नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, और उसके नीचे यानी किसके नीचे, उच्च न्यायालयों के नीचे कौन आता है, अधीनस्थ न्यायालय है, और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक पूरा एकीकृत तंत्र है, न्यायपालिका अलग अलग नहीं है, यानी किसी व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है तो उच्च न्यायालय में जा सकता है, उच्च न्यायालय में नहीं मिलता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, ठीक है। अब वही बात कर लेते हैं यहाँ पर अमेरिका में। अमेरिका में क्या है, हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है, यानी यहाँ पर बिल्कुल स्थिति उलट है, ठीक है। यानी अमेरिका में स्थिति बिल्कुल उलट है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पहले का सब पॉइंट आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर मौलिक अधिकारों की, यानी जिन्हें मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, और इन्हें संविधान का दार्शनिक भाग बोला गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का देखिए, मौलिक अधिकार मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में सब डिटेल में लिखे हुए हैं मौलिक अधिकार, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल में अभी लिखवाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा मौलिक अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है, तो वहाँ डिटेल में लिखेंगे हम, अभी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। समझ लेते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ी। मौलिक अधिकारों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश नया नया आज़ाद हुआ था, लोगों को ये तो आभास होना चाहिए था कि हमें कुछ शक्तियां प्राप्त हुई हैं, हमने लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी झेली है, विभिन्न प्रकार का उत्पीड़न जो प्रताड़ना झेली है, उसके बाद लेकिन लोगों के अंदर ये तो भावना जगानी थी कि भाई हमारे अधिकार क्या हैं, हम अपने अधिकारों को किस हद तक हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट नोट करेंगे, यहाँ पे मौलिक अधिकार का उद्देश्य
वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है, यह जो है कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। ठीक है, यानी कि लोगों के अधिकारों की गारंटी की सुरक्षा करती हैं ये। ठीक है, इनका मतलब ये है। तो दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, अब जैसे यहां पर मान लो जैसे देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20-21 के प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो यानी कि जीवन रक्षा का अधिकार है और ये जो है बंदी जो आपका इसके अधिकार है, इन्हें छोड़कर आपको बाद बाकी स्थगित भी कर दिए जाते हैं। संविधान के बाद बाकी प्रावधान स्थगित भी कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट नोट कर लेना आप कि अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है, यानी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। 20-21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो 20-21 रहेंगी, यानी कि जो जीवन रक्षा है वो आपकी रहेगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यानी कि जो नवा पॉइंट है ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये नमा हेडिंग आप डाल लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, देखिए इनका उल्लेख जो है वो संविधान के चौथे भाग में किया गया है। तीसरे भाग में मौलिक जो कर्तव्य हैं या मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और देखिए ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये जो है सामाजिक विचार भी इसमें है, गांधीवादी विचार भी है और उदार बौद्धिक विचार भी है। सभी तीनों विचारों का समन्वय करते हैं। हालांकि जो मौलिक अधिकार जो है वो आपको एक गारंटी भी देते हैं, यानी कि इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, ये गारंटी है इनकी। ठीक है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इनके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, यानी कानूनी रूप से आप बाध्य नहीं है कोई भी राज्य के भाई ये जो है, यानी कानूनी रूप से बाध्य नहीं है आप इनके लिए। इनकी अगर इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का हनन हो रहा है तो आप इनके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट की शरण और हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं, जबकि इनके लिए आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत पहले पॉइंट में यही नोट करेंगे। पहला पॉइंट कि इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट नोट कर लेंगे यहाँ पर, जो कि उनका उद्देश्य क्या है, भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यानी इसमें कुछ गांधीवादी सिद्धांत भी दिए गए हैं, कुछ सामाजिक सिद्धांत भी दिए हैं, कुछ उदार बौद्धिक सिद्धांत भी हैं। इनका जो लक्ष्य जो है यानी कि उद्देश्य यही है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। ठीक है, और ये राज्यों को समर्पित है। ठीक है, देखिए इन सब के बारे में भी अलग से चैप्टर है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देखेंगे इनसे संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को रखने का रीजन क्या था? देखिए मौलिक कर्तव्य जो रखे गए हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये रखे गए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट कर लेना, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। ठीक है, वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 11 है। ठीक है, और इस संविधान के भाग 4A भाग में है। ठीक है, और 4A भाग में है। देखिए इसका जो मौलिक कर्तव्यों को लाने का रीजन क्या था, देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने पॉइंट यहाँ पे कर दिया है अंडरलाइन, पहला पॉइंट वही लिखना है। ठीक है, ये सब हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, केवल ओवरव्यू लेना है, यानी कि इससे हमें लाभ क्या क्या मिला है, इससे संविधान को क्या क्या फायदा हुआ है, हमें क्या फायदा हुआ है, वो हमें बस यहाँ पे जानना है। ठीक है, देखिए ये मौलिक जो कर्तव्य है इनको रखने का रीजन क्या था? इनको रखने का रीजन ये था कि मौलिक कर्तव्य हर नागरिक को यह याद दिलाते हैं कि आपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको संविधान ने सब कुछ स्वतंत्रताएं दे दी हैं तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि हर काम दुरुपयोग करोगे उनका, यानी आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है देश के लिए, इस यहाँ के नागरिकों के लिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारी हैं, तो उन जिम्मेदारियों का आभास करवाने के लिए ये बनाए गए हैं। ये भी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ये बात आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है, यानी कि ये इस बात का आभास उन्हें दिलाते हैं। ये सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि ऐसा धर्म यानी कि ऐसा देश
जो सभी धर्मों का आदर करता हो, किसी एक धर्म को वरीयता ना देता हो, बल्कि सभी धर्मों को मानने वाला देश हो, सभी धर्मों को मानने वाला व्यक्ति हो, उसे धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। उसके लिए धर्मनिरपेक्ष वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि सभी धर्मों का आदर करने वाला व्यक्ति, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, किसी भी धर्म को यानी कि कम या ज्यादा वरीयता देने वाला ना हो, तो उसे धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। तो धर्मनिरपेक्षता के लिए हमारे यहाँ ये शब्द जो है, ये जो शब्द था हमारे यहाँ, ये 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप यही नोट कर लीजिए कि जोड़ा कब गया है। ठीक है, इसमें आगे लिख लेना, यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। कहने का मतलब क्या है, धर्म विशेष का मतलब ये नहीं है कि आप कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भारत केवल हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का देश है, सिखों का देश है, ऐसा नहीं कह सकता है। भारत सभी धर्मों का देश है। ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्षता हुई है। तो पहला पॉइंट यही है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है, विराम, यह किसी धर्म विशेष को भारत के संविधान के तौर पर मान्यता नहीं देता। पहली बात ये जान लीजिए। अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष के तहत कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे कि जो है कानून के विधि के समक्ष समता है, यानी कि कानून के समक्ष समानता है। देखिए, लिखने नहीं है ये वाले, मैं केवल बता दे रहा हूँ। ये सब हम आगे लिखेंगे। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिटेल में लिखेंगे, इसलिए घबराइए नहीं, वहां पर हम अच्छे से समझ जाएंगे एक एक चीजें। और यहाँ पर केवल हम हिंट के लिए, यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता में कौन कौन से प्रावधान जो अनुच्छेद आते हैं वो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। आर्टिकल 14 आता है, इसमें कानून के समक्ष समानता है। आर्टिकल 15 है, धन के नाम पर किसी से प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 16 है, जैसे सार्वजनिक सेवाओं में नागरिकों के समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 25 दिया गया है, जिसके अनुसार क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार वो पूजा अर्चना कर सकता है। ठीक है, उसका समान अधिकार मिला हुआ है। और अनुच्छेद 26 जो है कि अपने धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार भी है। यानी कि ऐसे ही 27, 28, 29 ऐसे करके प्रावधान बनाए गए हैं। लेकिन हमारे लिए अनुच्छेद 42 बहुत इंपॉर्टेंट है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द उसे ही डिफाइन किया है। यानी जो आपका 1976 का 42वां संविधान संशोधन हुआ है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वही आपने लिख लिया। बाद बाकी लिखने नहीं, बाद बाकी आप बाद में आगे चल के लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर अगर संविधान में अगर हम देखें तो संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाला जो पुराना धर्म आधारित प्रतिनिधित्व था, इसको भी समाप्त कर दिया है। यानी कि पहले क्या था, धर्म के आधार पर आरक्षण वाला प्रावधान था, लेकिन इसको भी जो है संविधान ने समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं 12वीं हेडिंग है। जो 12वीं हेडिंग है, ये है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो भी व्यक्ति अभी 18 वर्ष से ऊपर हैं, उन्हें मत देने का अधिकार है, चाहे वो कोई महिला हो, क्या कोई पुरुष हो, या किसी भी जाति से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हो, यानी SC, ST, OBC, किसी भी जाति से हो, उसे, यानी उसका अगर वोटर ID कार्ड यानी 18 साल से ऊपर है तो उसे मत देने का पूरा पूरा अधिकार है। तो इसी से बोलते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार है हमारे यहाँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसी में नोट करेंगे, हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। ठीक है, पहला पॉइंट यही है आपका। सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, यहां पर वर्ष 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1988 में हुआ है। इसके द्वारा मतदान की एज जो थी वो 21 से घटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई थी इसमें। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आप इसमें नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम अब बात करते हैं 13वीं हेडिंग की। 13वीं हेडिंग आपकी जो है वो है एकल नागरिकता। यानी कि भारत के नागरिक में सबसे बड़ा विशेषता ये है कि यहाँ की जो नागरिकता है एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे अभी क्या था कि आपने जम्मू एंड कश्मीर वाला इश्यू तो सॉल्व भी हो चुका है। जम्मू कश्मीर में केवल हमारे यहाँ अपवाद था केवल कि जम्मू कश्मीर का नागरिक, जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता है। ठीक है, भारत की अलग नागरिकता मिली हुई है। तो अब वो अपवाद भी खत्म हो गया, अब समूचे देश की एक ही एकल नागरिकता हो गई है हमारे देश में। लेकिन पहले भी थी एकल नागरिकता, वो जम्मू कश्मीर को अपवाद में लिखा जाता था। आप पढ़ते आए हैं, अब जो किताबें संशोधित होकर आएंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो एकल नागरिकता में क्या होता है कि किसी भी जैसे देश है, यानी कि मान लो कोई व्यक्ति भारत के किसी भी भाग में पैदा हुआ, अब वो मान लो यूपी या राजस्थान का रहने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि मान लो अगर उसका जन्म उड़ीसा में होता है तो उड़ीसा में अगर जन्म हुआ है तो ये कह दिया जाएगा कि नहीं इसकी नागरिकता उड़ीसा की रहेगी, राजस्थान की नागरिकता नहीं रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी आप देश के किसी भी कोने में पैदा होते हैं, आपकी नागरिकता जो है भारतीय रहेगी, इंडियन रहेगी। ठीक है,
तो यहां पर पहला पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है। इसमें भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षणों यानी कि एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यानी कि भारत की जो स्थिति है भारतीय संविधान की फेडरल है, संघात्मक ढांचा है, लेकिन फिर भी यहां नागरिकता का जो प्रावधान है वो एकल ही है, ठीक है। यानी भारत संघ, यानी संघ तो है, भारत राज्यों का एक संघ तो है, लेकिन यहां पर नागरिकता का जो प्रावधान इसमें रखा गया है वो एकल नागरिकता का ही रखा गया है, ठीक है। समूचे भारत की एक ही नागरिकता है, भारतीयता, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, ये आपका पहला पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए सेकंड पॉइंट है, नोट कर लेना। अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, वह बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ डिफरेंस है, यानी कि हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता है, आपको अलग अलग नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे जम्मू कश्मीर में था अब्बास स्वरूप, वो भी खत्म हो गया प्रावधान। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर अगली हेडिंग जो आती है वो आती है 14वीं हेडिंग है, स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जो विधायिका, कार्यपालिका और सरकार तो है ही है, राज्य न्यायिक अंग, केंद्र और राज्य जो है वो न्यायिक अंग उपलब्ध कराता ही कराता है। इसके अलावा कुछ स्वतंत्र निकाय भी बनाए गए हैं, जैसे तमाम निर्वाचन करवाने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। राज्य और केंद्र सरकार के जो खाते हैं इनका अंकेक्षण करने के लिए यानी कि इनका अन्वीक्षण करने के लिए जो किया गया है, यानी कंप्यूटर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि जिसे नियंत्रण एवं मालिकागार कहते हैं, उसका गठन किया गया है, उसके पद का गठन किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग जो कि अखिल भारतीय परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, राज्य लोक सेवा आयोग जो जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवा के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराना है। तो ऐसे कुछ जो है स्वतंत्र निकाय भी स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आप नोट कर लेना, इसमें भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और सरकार, ठीक है, केंद्र और राज्य न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है, जैसे निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं मालिकागार, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये लिख लेना इत्यादि। ये स्वतंत्र निकाय इनके हो गए, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और सरकार का ढांचा तो है ही है और न्यायिक अंग का ढांचा जो है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ स्वतंत्र निकाय भी स्थापित किए गए हैं इसके द्वारा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखवा दिया, निर्वाचन आयोग हो गया, नियंत्रक और महालेखागार हो गया, और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग इत्यादि, ठीक है। आगे बढ़ती हैं। अब देखिए बात करते हैं अगली जो हेडिंग है वो है 15वीं हेडिंग है, यानी आपातकालीन प्रावधान। यानी कि हमारे देश में जो आपातकालीन प्रावधान है वो किस प्रकार के हैं, आपातकाल में जो प्रावधान जो है, आपातकाल कभी लगता है तो प्रावधान कौन कौन से हैं। देखिए हमारे यहाँ आपातकाल से निपटने के लिए संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। पहला तो है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। देखिए लिख लेना है ये यहाँ पे पॉइंट पर डालना, यहाँ पे आपातकालीन प्रावधान है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। कब लगता है ये, जब युद्ध हो, आक्रमण हो अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए या फिर राष्ट्रीय अशांति की अवस्था हो। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लो अभी देश की एक बड़ा भाग है, देश में लगभग 40% देश की जो सेना है वो अगर विद्रोह कर दे तो देश में आपातकाल लग जाएगा, ठीक है। वहीं अगर देश में मान लो भी आक्रमण हो जाए, कोई विदेशी भारी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, बहुत भयानक सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ऐसी स्थिति में जो है आपातकाल लगाया जा सकता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 352 में किया गया है। पहला पॉइंट ये नोट कर लेना। सेकंड पॉइंट, राज्य में आपातकाल। राज्य में आपातकाल का मतलब क्या होता है, जैसे आप अभी महाराष्ट्र में स्थिति देख रहे होंगे, वहां पर कोई सरकार जो है, यानी कि पूरा सरकार अपने बटोरने में कामयाब नहीं हुई है, पूरा जो है प्रतिनिधित्व करने में कामयाब नहीं हो पाई है, तो वहां पर यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता है। इस वजह से वहां पे आर्टिकल 356 के तहत वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक है। या फिर कोई राज्य ऐसा है जो केंद्र के निर्देशों को नहीं मानता है, मान लो अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में, जैसे बंगाल के साथ बड़ा तनातनी चल रही है, यानी बंगाल के साथ जो केंद्र सरकार है उसकी बड़ा तनातनी चल रही है। तो ऐसी तनातनी के मध्य अगर जो केंद्र सरकार ये चाहे कि भाई हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं, तो आर्टिकल 365 के तहत बंगाल की सरकार को हटा सकती है, ठीक है। ये प्रावधान किए गए हैं सेकंड पॉइंट में। थर्ड जो प्रावधान है वो वित्तीय आपातकाल, वो अनुच्छेद 360 में रखा गया है।
देखिए वित्तीय आपातकाल हमारे देश में एक बहुत अच्छी गनीमत बात है कि वित्तीय आपातकाल जब से ये संविधान बना है तब से लेकर आज तक कभी लगा नहीं है। ठीक है, यानी स्थितियां उतार चढ़ाव तो आता रहा है, रिसेशन आया, मंदी आई, ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन भी चल रहा है वर्तमान में, आप देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगा है। तो ये तीनों के तीनों ये नोट कर लेना एट इज, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है जानने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगली हेडिंग है त्रिस्तरीय सरकार। देखिए मूल रूप से अगर संविधान का जो ढांचा था उसमें संघीय संविधान में केवल दो तरह की सरकारों की बात की गई थी, यानी कि केंद्र और राज्य में सरकार की राज्य व्यवस्था के गठन की बात की गई थी। लेकिन जो गांधी जी थे, गांधी जी का जो विचार था शुरुआत से, उनका विचार यही था कि जो भारत का यानी कि असली भारत की जो झलक है वो हमें ग्रामीण परिवेश में ही मिलती है। तो जब ऐसी उनकी जो कथन था, उनके जो अनुयायी थे, उनका मानना यह था कि भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान को हम तब तक आगे नहीं ले जा सकते भारत के लोगों को जब तक हम भारत के जो रूरल एरिया है उसको अपने एक मुख्य धारा में न जोड़ सकें, यानी जब तक हम उसे मुख्य धारा में नहीं लेके आएंगे तब तक हमारा जो रूरल है यानी रूरल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या था, ऐसी स्थिति के लिए यहाँ पर भारत का जो रूरल है यानी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है, नगर पंचायत वगैरह, इनको भी जोड़ा गया है, संवैधानिक दायरे में लेके आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार हो गई है। तो आप इसमें नोट करेंगे पहला पॉइंट, इसमें मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज्य व्यवस्था यानी केंद्र और राज्य, ये मत लिखिए, ये वाला मत लिखिए, छोड़िए, ये लाइन हटाइए और शॉर्ट करवा रहा हूं। पहला पॉइंट यहां से लिखिए, वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया। ठीक है, 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया। पहला पॉइंट नोट करेंगे इसी में, सेकंड पॉइंट सॉरी नोट करेंगे, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, पंचायतों को वैधानिक मान्यता मिली, जो ग्राम पंचायत है वैधानिक मान्यता मिली। ठीक है, और 74वें सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, देखिए बाद में हम सब डिटेल में पढ़ लेंगे, कौन से अनुच्छेद में रखा है, कौन से भाग में, कौन सी अनुसूची में, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम, केवल आप हिंट के लिए देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यानी मूल रूप से हमारे यहाँ केवल उस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार कर दी गई है। कब की गई है उसका टाइम बता दिया, 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन, उसके तहत जो है ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को जोड़ लिया गया है। ठीक है, इस तरह से त्रिस्तरीय सरकार हो गई, यानी केंद्र, राज्य और ग्राम स्तर पर या फिर नगर पालिका स्तर पर। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखिए ये जो है भारतीय संविधान पर एक नजर है, यानी कि ये आपको एक दो बार इस पर निगाह डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से भाग में क्या है। यानी 25 के 25 भाग जो हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, जैसे पहले में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ऐसे करके लिखा हुआ है। इस पर निगाह आप मान लेना एक बार, और या फिर जब आप इसके प्रॉपर वे नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्योंकि इस किताब की एक अच्छाई ये है, इस किताब ने जो संविधान का जो भाग है, संविधान के जितने भी भाग हैं उसके अकॉर्डिंग ही, यानी उन भागों के अकॉर्डिंग ही इसने चैप्टर डिवाइड किए। जैसे आप इसके बाद जो है मौलिक अधिकार समाप्त होने के बाद जो है, नहीं सॉरी मौलिक अधिकार तो बाद में आएंगे, पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र चलेगा, फिर नागरिकता वाला चैप्टर चलेगा, फिर मौलिक अधिकार वाला चलेगा। ये इसकी किताब की बहुत अच्छी खास बात है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर वे में जब पढ़ते जाएंगे तो सब याद हो जाएंगे, यहाँ पे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ संवैधानिक प्रावधान देते ये भी आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं संविधान की जो अनुसूचियां हैं, यानी कि संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ये अनुसूचियां आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, यानी इसमें क्या क्या है। पहली अनुसूची में है जैसे राज्यों के नाम, यानी संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनकी सीमाएं हैं। दूसरी में अनुसूची में परलब्धियों के भत्ते, विशेषाधिकार, इससे संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान है। ठीक है, चौथी में क्या है, इसमें है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा सीटें इनका आवंटन है। पांचवी में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ठीक है, छठी में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है, ये जो चीजें हैं मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये एक ट्रिक से याद की जाएंगी। ये बहुत लंबा जो है प्रोसेस ट्रिक से याद किया जाएगा। किसी दिन भी जिस दिन छोटा लेक्चर होगा, यानी आपका छोटा जिस दिन लेक्चर होगा, जैसे तमाम चैप्टर ऐसे आएंगे जो मात्र मान लें 1 या 2 पेज के हैं, तो वहां पर हम ये आपको ट्रिक वाला सिस्टम बता देंगे। यानी ये कैसे आपको 25 के 25 भाग याद रखने हैं, कैसे आपको 12 की 12वीं अनुसूचियां वो याद की जा सकती हैं शॉर्ट ट्रिक से, वो मैं वहां पे बता दूंगा आपको। ठीक है, यानी कैसे आप उसे याद कर सकते हैं।
तो आप भूलेंगे नहीं कि किस अनुसूची में क्या है क्या नहीं है, आप याद रखेंगे। तो आप फिलहाल यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और लिखना अगर चाहते हैं तो मैं शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखना अगर आप चाहते हैं तो किस प्रकार से आप लिखेंगे ये संविधान की अनुसूचियों में क्या क्या है। तो पहली में लिख लेना संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। सेकंड में लिख लेना यानी कि परिलब्धियों पर भत्ते, यानी परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। इसमें आ जाएंगे परिलब्धियों के भत्ते से समझ जाएंगे आप कि जो आपके भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल या जो भी हैं गणमान्य, उनसे संबंधित प्रावधान है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड में क्या आएगा कि विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। चौथे में क्या है, चौथे में आएगा यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवें में आएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन और नियंत्रण, ठीक है। छठे में आएगा जो आएगा पूर्वोत्तर जो राज्य यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक है। सातवीं में आएगा यहाँ पर आएगा जो है सूचियां, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और जो है यहाँ पर समवर्ती सूची, ठीक है। ये सूचियां आ जाएंगी, ये सातवीं अनुसूची में रखी गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आठवीं अनुसूची में क्या रखी गई है, ये भाषाएं रखी गई हैं, ठीक है। जो मूल रूप से पहले 14 थी लेकिन अब फिलहाल में 22 भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं रखी गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और नवीं अनुसूची में क्या है, यहाँ पर भू सुधारों की बात की गई है, यानी जमींदारी प्रणाली वगैरह से उन्मूलन वगैरह से संबंधित है। यानी आप ये केवल याद रखना कि भू सुधारों से संबंधित है। नवीं अनुसूची जो है वो जमीन से संबंधित है, भू सुधारों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के आधार पर यानी एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे बोलते हैं उस पर आधारित है। यानी इस अनुसूची को 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इसे दल परिवर्तन विरोधी कानून भी कहा जाता है। आप इतना ही लिख लेना, यहां तक लिख लेना आप, ठीक है। यानी कि 10वीं अनुसूची में क्या है, दल यानी दल परिवर्तन विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची में ये लिख लेना कि दल परिवर्तन विरोधी कानून। तो इसमें आगे लिख लेना इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। इस तरह से लिख लेना 10वीं अनुसूची को, ठीक है। 11वीं में लिख लेना कि पंचायत यानी पंचायती राज, ठीक है। 12वीं में लिख लेना नगर पालिकाएं। आप इतने से समझ जाएंगे नगर पालिका में पंचायती राज में क्या आएगा, नगर पालिका में क्या आएगा, इतना समझ जाएंगे आप, इतना काफी है, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर अगली जो हेडिंग है, ये संविधान के स्रोत कौन कौन से, यानी कहां से क्या क्या लिया है हमने, ठीक है। देखिए ये चीजें आप अभी अंडरलाइन कर लेना और बाद में लिख लेना। जैसे ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, देखिए ब्रिटेन के संविधान से हमने जो मेन चीजें बता दे रहा हूं, जैसे संसदीय शासन है हमारा, विधि का शासन है, एकल नागरिकता है, ठीक है। और यहां पर द्विसदन का सिद्धांत है, ये यहां से लिया है। देखिए इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं केवल मैं। यूएसए से क्या क्या लिया है हमने, फंडामेंटल राइट्स हैं, न्यायपालिका जो है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है, ठीक है। ये हमने यूएसए से लिया है। बाद बाकी सब हटा दीजिए, ठीक है, बाद बाकी सब हटा दीजिए। यानी केवल और केवल ये 2-3 चीजें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ली जाती है अक्सर करके, डायरेक्ट पूछ ली जाती है। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, पूछ लिया गया, काफी बार पूछा गया है। मूल अधिकार कहां से लिए गए, आयरलैंड से जो है निषेधक सिद्धांत लिया गया है और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति ली गई है, ठीक है। वहीं कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से जो लिया गया है एक सशक्त केंद्र या संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र का मजबूत होना, ये यहां से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, जो सूची है, समवर्ती सूची है, वो लिया गया है। सूची वाला प्रावधान जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। जर्मनी से हमें आपातकाल संबंधी प्रावधान जो है वो जर्मनी से मिले हैं, ठीक है। आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थान है ये जर्मनी से मिला है, ठीक है। फ्रांस के संविधान से हमारे जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, वो है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ठीक है। यानी जो कि फ्रांस की क्रांति के नारा था, ये फ्रांस की क्रांति के स्लोगन था, ये स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। तो इसे यहां पर रखा गया है, ठीक है। बाद बाकी चीजें हटा दीजिए, बस यही पूछा जाता है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। अब देखिए अंतिम जो चीजें हैं, जैसे सहकारी समितियां, ये भी हटा दीजिए। सहकारी समितियां भी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भी हटा दीजिए यहाँ पर, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अब संविधान की आलोचना की जाती है। आलोचना क्यों की जाती है, देखिए यहाँ पर केवल और केवल आप ये डाल लेना, पॉइंट टू द पॉइंट, लिखना मत, अब सुन लेना आराम से। संविधान की आलोचना तो पहली बात तो आपने ये जैसा पॉइंट टेस्ट में लिखा है, उधार का संविधान है। यानी कि जो उस समय के तमाम लोग थे जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के अगेंस्ट भी थे, देश के संविधान के अगेंस्ट भी थे, ठीक है,
तो उन सब ने एक ही बात को लेकर इनकी हंसी उड़ाई थी, ये उड़ाई थी कि भाई ये संविधान जो उधार का संविधान है, इसमें अपना कुछ भी नहीं है। आपने 60 देशों का संविधान यहाँ पे आपने छाना है और 60 देशों में से किसी में से 4 लाइनें उठा ली, किसी में से 5 लाइनें उठा ली, ऐसे करके अपना संविधान बना के तैयार कर दिया। तो आपका अपना क्या है? ऐसे करके इन्होंने हंसी उड़ाई है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना आप आगे, इसमें पॉइंट टू द पॉइंट आप नोट करते जाना। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बात उठाई गई है कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है, यानी इसमें कुछ भी नहीं है। जो 1935 के अधिनियम में जो जो बातें थी, जो जो विशेषताएं थी, वही जो ब्रिटिश संविधान निर्माता थे, ब्रिटिश संविधान निर्माताओं ने जो बनाया था कानून, भारत शासन अधिनियम पारित किया था, उसमें जो जो चीजें शामिल थी वही चीजें आपने यहाँ पे रख ली हैं। तो आप टू द पॉइंट आपने वही सब कॉपी कर लिया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ऐसे करके उन्होंने जो है फिर से आलोचना की है। अगली बात यहाँ पे क्या निकल के आती है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे, अभारतीयता तथा अथवा भारतीयता का विरोधी। कहने का मतलब क्या है? अभारतीयता और भारतीयता का विरोधी का मतलब क्या है? चूंकि ये जो संविधान है अपने भारत का, ये संविधान समूचा विदेशों से कॉपी किया गया है, तो भारतीय लोग जो होते हैं उनका मानना ये था कि ये जो विदेशों से आपने कॉपी की हैं चीजें, ये उनके परिप्रेक्ष्य के लिए सही है, क्या हमारे परिप्रेक्ष्य के लिए सही होंगी? यानी हमारा अपना अलग एक कल्चरल जो है सिस्टम रहा है, कल्चरल हमारा इतिहास रहा है, ठीक है, हमारी अपनी जो सभ्यता संस्कृति रही है, आपने उनसे दूर आपने विदेशियों की सभ्यता संस्कृति का जो संविधान था वो कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर अभारतीयता का अभाव आ रहा है, यानी भारतीयता विरोधी है, अभारतीय बना दिया मैं तो, ठीक है, ऐसे करके इन्होंने विरोध किया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब है चौथा, इसमें है गांधीवादी से दूर संविधान। गांधीवादी से मतलब क्या है? गांधी जी का कहना यह था कि शुरुआत में मैं बता रहा हूं, देखिए वो तो बाद में 73वां 74वां बाद में जुड़ा है। गांधी जी शुरुआत से ही जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे वो ग्रामीण परिवेश का प्रतिनिधित्व करते थे। वो इस प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे कि भाई एकदम जो है यानी कि एकदम हाई क्लास हो या फिर जो औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण, इस सब का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। वो ग्रामीण इलाके से ही कोई भी परिवर्तन स्टार्ट हो, वो ग्रामीण इलाकों से स्टार्ट हो, ग्रामीण इलाकों की जो है सक्रिय सहभागिता हो, इस पर आधारित थे। तो लोगों का मानना ये है यहाँ पर अब गांधीवादी जो विचार हैं वो संविधान में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा लोगों ने फिर आरोप भी लगाया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा कमी यही है कि महाकाय आकार, ये आप जानते हैं महाकाय आकार क्यों है, कि हर बात को महाकाय आकार होने का रीजन मैंने बता दिया था। रीजन ये था कि हमारे देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, इसके ऐसे में इसलिए बहुत जरूरी था कि हर व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए, इसलिए हर चीज को बड़े अच्छे से डिफाइन किया गया है, ठीक है। फिर भी आपको एक बात मैं बता दूं कि जो संविधान का जो मूल ढांचा जो शब्द चिल्लाते हैं, वो अगर आप बैठ के सोचना, यानी मूल ढांचा वाला जो सिस्टम है कि मूल ढांचा भैया मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आज तक यानी कि मूल ढांचा ना तो संविधान यानी कोर्ट डिफाइन कर पाया, यानी सुप्रीम कोर्ट भी डिफाइन नहीं कर पाया कि मूल ढांचा क्या होता है, और ना ही संसद डिफाइन कर पाई है कि मूल ढांचा क्या होता है। बड़ी हंसी की बात आती है, यानी कि ये वाकई में संविधान की सबसे बड़ी कमी ये है कि मूल ढांचा है कौन सा। हर बार कभी ना कभी आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा अटक जाता है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। अब मूल ढांचा है क्या, ये आदमी तो सुप्रीम कोर्ट भी डिफाइन नहीं कर पाई है और ना ही संसद डिफाइन कर पाई है। बस मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस तरह के व्याख्यान दिए जाते रहते हैं, आप पढ़ते होंगे अखबारों में। लेकिन अगर आप यानी गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे वास्तव में मूल ढांचा है क्या, ये इसका जवाब कोई दे ही नहीं पाया, आज दिन तक नहीं दे पाया है, ठीक है। तो ऐसी तमाम कमियां भी हैं संविधान, ऐसा नहीं है संविधान अच्छा ही अच्छा है, संविधान में ढेरों सारी कमियां हैं। अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो आपको लगेगा कि सर ऐसे बता रहे हैं, बाकी में संविधान में बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। कमियां ये हैं, सबसे बड़ी कमी तो ये है कि भाई संविधान में एक तरफ तो प्रावधान ये बना दिए हैं कि हमारे ये हित सुरक्षित रहेंगे, ये रहेंगे, दूसरी तरफ अगर उन अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो उसके लिए भी उन्होंने प्रावधान बना दिए हैं, यानी कि सब कुछ उसी में ही है। यानी अगर उसमें चोरी करने का भी प्रावधान बना दिया, यानी कि आप एक कहते नहीं है कि आप गलत काम कर लेंगे, गलत काम से बचने का भी प्रावधान उसमें दे दिया है, गलत काम को रोकने का भी प्रावधान है तो गलत काम को उससे बचने का भी प्रावधान उसमें दे दिया है, इस तरह से आप कह सकती हैं, ठीक है, ये कह सकती हैं आप। तो सब कुछ इसमें शामिल कर दिया गया है, तो ये चीजें इसमें गलत हैं। छठी बात तो आप जानती हैं, वकीलों का स्वर्ग है, यानी वकीलों का स्वर्ग आप जानते होंगे, संविधान जो प्रोसीजर है इस प्रकार का बनाया गया है कि यहाँ पर अगर न्याय की बात करें या फिर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करें, कह तो बड़े आसानी से दिया गया है कि भाई आप सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं। लेकिन आपने कभी कल्पना की होगी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो एक वकील होता है उसकी फीस कितनी होती है? उसकी फीस लगभग 2 से 3 लाख रुपए होती है फीस। तो क्या एक आम आदमी के लिए पॉसिबल है कि एक आम जो गरीब किसान है उसके लिए पॉसिबल है कि अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वो 2 से 3 लाख रुपए की फीस पर एक वकील हायर करे, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का वकील हायर करे और तब अपना मौलिक अधिकारों से संबंधित केस लड़ पाए? तो कहीं ना कहीं ये जो है बातें बड़े अतिशयोक्तिपूर्ण लगती हैं, यानी कि मूर्खतापूर्ण बातें लगती हैं, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर केवल केवल वकीलों का स्वर्ग है, जो लोग पैसे वाले हैं उनके लिए सब कुछ कानून नियम कायदे बने हुए हैं और जो लोग गरीब हैं उनकी पहुंच है ही नहीं,
कहने का मतलब ये है यहाँ पर, यानी वकीलों का स्वर्ग बना हुआ है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़े जाने वाले अभिनेता हैं, तो उनका नाम मैंने नहीं लूंगा, नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ, तो वो आज दिन तक मैंने यही देखा है कि उनका जो केस था पूरा चेंज कर दिया गया। एक जो केस था उनका, यानी कि एक जीव, उन्होंने एक यानी कि वन्य जीव को मारा था, वन्य जीव से संबंधित केस था उनका, वो पूरा डाइवर्ट कर दिया गया केस। यानी कि एंड में एक स्थिति ये बनी कि भाई उस वन्य जीव ने स्वयं आत्महत्या की है। यानी ये मैंने पढ़ के भी मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो पैसे वाला है वो हर तरह से बच जाएगा, हर तरह से कितने अच्छे से अच्छे वकील कर लेगा तमाम। यानी क्योंकि रीजन ये है बचने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि संविधान के अंदर ही प्रावधान बना दिए गए हैं। एक तरफ तो संविधान नहीं कहता है हम रोकेंगे ये सब चीजें, दूसरी ओर संविधान के अंदर ही ये कह दिया गया है भाई इसका बचाव क्या होगा, नहीं इससे कैसे बचा जा सकता है, उसका भी प्रावधान बना दिया गया। ये सबसे बड़ी खामी है हमारे संविधान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम। देखिए अब ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए मैं अब जो है आपके लिए, आपने बार बार यही कहा था कि सर आप डिफाइन किया कीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा डिफाइन किया जाए करिए, क्योंकि आप नोट्स तो आपके बन ही जाएंगे। अब यहाँ पर हिस्ट्री वाला इतना सिस्टम नहीं है, हिस्ट्री की तरह हमें हर लाइन लिखनी पड़ेगी अर्थ जोड़ने के लिए। यहाँ पर डायरेक्ट एकदम लिखी होती है लाइन और समझ में आ जाती है। ठीक है, तो भाषा भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, तो टाइम मिल जाता है, पर्याप्त टाइम मिल जाता है, तो मैं अच्छे से समझा भी देता हूँ। अब देखिए कुछ लोग बड़े परेशान हैं मुझे लेकर, वो इस बात को लेकर परेशान है कि जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है, यानी एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है आपकी क्लास 10th की हिस्ट्री है, क्लास 10th वाली हिस्ट्री है, वो कब से आएगी। देखिए मैं उस पर भी वर्क कर रहा हूँ, आपको मैं बता दूं, वो उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। यानी मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं डेली 1 से 2 आवर उस पर दे रहा हूँ। संभवतः मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस महीने के लास्ट तक या फिर इस महीने में ही मैं स्टार्ट कर दूँ। यानी उसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, उसमें 8 चैप्टर हैं टोटल, यानी 8 चैप्टर हैं, और 8 चैप्टर का मतलब ये हो गया कि लगभग 20 दिन मान के चलो। ठीक है, आप लोग जिद इस वजह से कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि हम सीक्वेंस में पढ़ते जा रहे हैं, तो सीक्वेंस में ये चैप्टर क्लास 10th आपने नहीं करवाई है, शायद इससे कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। जबकि रीजन ये है कि क्लास 10th का कोई रोल नहीं है यूपीएससी में, प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है, और मेंस में भी कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, मेंस में भी कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा ज़्यादा है तो मैं करवा दूंगा वहाँ पे, क्योंकि कुछ लोगों को मैं बार बार बता के थक चुका हूँ अब तक, तो अब मैंने भी सोच लिया कि मैं करवा दूंगा वो, यानी कि आप थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाए मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए आप लोग इतना मेरे प्रति नैतिक दायित्व निभाया कीजिए कि आप वीडियो देखने के बाद तुरंत शेयर कर दिया कीजिए, यानी कम से कम 1 से 2 जगह आप शेयर करते रहेंगे तो यकीन मानिए अभी तक जो आपका वीडियो 400 से 500 लोग देखते हैं, ये वीडियो लगभग 4000 से लेकर 5000 लोग देखेंगे। ठीक है, यानी इतने लोगों को लाभ मिलेगा। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।